हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि डेवलपमेंट जिसे हम विकास कहते हैं वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ग्रोथ, जिसे हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट ग्रोथ वो चीज होती है बच्चों जिसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, आपके नेट प्रॉफिट का बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ है। तो क्या ऐसा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर ही शामिल होता है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और अगर एक नेशन का दूसरे नेशन से कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि हर एक डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल होता है। सेकंड टॉपिक हम समझेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए इनकम के अलावा वो क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए अदर इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। तीसरा हम देखेंगे नेशन डेवलपमेंट, वो क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम एक नेशन को डेवलप्ड नेशन कहेंगे या अंडर डेवलप्ड कहेंगे या डेवलपिंग कहेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? चौथा टॉपिक हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का क्या क्राइटेरिया है, और क्या स्टेट्स को एक दूसरे से कंपेयर करने का क्या क्राइटेरिया है, वो हम समझेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, क्या इनकम के अलावा भी और भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए, वो भी हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज, और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ा था। यहां भी हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से सस्टेनेबल यूज एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसे बेटा पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, वैसे हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अलग अलग गोल होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। अभी हम एक टेबल देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग कैसे होता है। What are their aspirations, इनकी इच्छाएं क्या क्या है। You will find that some columns are partially filled। Try to complete the table। You can also add another category of persons। तो आप ये टेबल देखिए बेटा, इस टेबल में ये कैटेगरी ऑफ ए पर्सन दे रखी है और इनकी क्या क्या गोल है, इनके लिए क्या क्या डेवलपमेंट है, इनके लिए क्या क्या एस्पिरेशंस है, वो यहां पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा एक रूरल का ऐसा लेबर जो कि लैंडलेस है, यानी कि लैंडलेस रूरल लेबर, यानी कि गांव के अंदर रहने वाला एक बिना जमीन का किसान जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसे ज्यादा दिन तक काम मिले और बेटर वेजेस मिले, साथ के साथ वो अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, उसके साथ किसी भी तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना हो, और वो भी कभी किसी ना किसी दिन गांव का लीडर बन पाए। ये एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए क्या है बेटा, डेवलपमेंट बिल्कुल है। तो अब इसके लिए तो अलग है, लेकिन एक पंजाब का प्रॉस्पेरस फार्मर यानी कि पंजाब का एक बढ़िया रिच किसान, उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि ये पंजाब का जो अमीर किसान है जिन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहा है, इन क्रॉप्स को उसका अच्छे रेट मिले। और जाहिर सी बात है अमीर किसान है तो अपनी जमीन पे खुद कल्टीवेशन तो करेगा नहीं, लेबर से करवाएगा, तो इससे मेहनती लेबर भी मिले, साथ के साथ सस्ती भी मिले, यानी कि हार्ड वर्किंग लेबर भी मिले और सस्ती रेट में भी मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए और ये अपने बच्चों को अब्रॉड में सेटअप कर पाए, यानी कि फॉरेन में उनकी पढ़ाई करवा पाए। ये किसके लिए डेवलपमेंट है बेटा, ये डेवलपमेंट है एक प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब के एक प्रॉस्पेरस फार्मर का क्या है बेटा, ये डेवलपमेंट है। एक हम देखते हैं बेटा अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसी लड़की जो अर्बन फैमिली के अमीर घर से आती, तो वो क्या उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि जितनी उसके भाई को फ्रीडम मिल रही है उतनी फ्रीडम उसको भी मिले बेटा। वो जिंदगी में क्या करने चाहती है इस बात का डिसीजन भी वो खुद ले सके, और साथ के साथ वो भी अब्रॉड में पढ़ाई कर सके। और ये कुछ खाली ब्लॉक दे रखे हैं बेटा जो आपको अपने हिसाब से समझने हैं, जो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसा किसान जो सिर्फ और सिर्फ बरसात के ऊपर निर्भर है अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है क्या चाहता है बेटा कि प्रॉपर रेन हो बेटा हर साल, इसकी जो क्रॉप्स है उसकी से अच्छी रेट मिल जाए बेटा, साथ के साथ इसके साथ भी कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन या तो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ ना हो। ये एक फार्मर जो डिपेंड है बेटा पूरी तरीके से बारिश पर, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है। तो इस चार्ट से हम क्या समझे, इस चार्ट से हम ये समझे बेटा
कि डेवलपमेंट के लिए सबकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। इसीलिए हमने क्या टॉपिक समझा, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए हर एक डेवलपमेंट गोल जो होता है वो अलग अलग होता है और सबकी एस्पिरेशंस भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। टेबल 1.1 को समझने के बाद हमने क्या देखा बेटा, डू ऑल ऑफ दीज पर्संस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, इन सभी लोगों का क्या एक ही सेम डेवलपमेंटल गोल था क्या बेटा, तो आप क्या देखोगे कि नहीं, सबके अलग अलग क्या थे बेटा, गोल थे। सभी ने वो गोल लिखे बेटा जो उनकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो उनके गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक पंजाब का किसान था, उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग थी। एक गांव का गरीब किसान जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसकी डेफिनेशन अलग थी। एक लड़की जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग थी। एक किसान जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या थी बेटा, अलग थी। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। और कभी कभी हमें दो पर्संस और दो समूह के बीच में जो डेवलपमेंटल गोल्स होता है उनके बीच में हमें कभी कभी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। पढ़ो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक गर्ल ज्यादा फ्रीडम चाहती है जितनी उसको भाई को मिलती है, और वो चाहती है कि साथ के साथ वो जो घर का काम कर रही है उसमें भी उसका भाई क्या करे बेटा, मदद करे। लेकिन हो सकता है कि उसका ब्रदर जो है वो इन चीज को सिचुएशन को लाइक ना करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स। अगर ज्यादा बिजली कंजप्शन के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्या चाहते हैं बेटा कि उनको ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए जाएं ताकि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन देखिए, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा डैम्स हम बनाएंगे बेटा, तो डैम्स बनाया जाता है पानी को रोक के। पानी को रोक के जब आप डैम्स बनाओगे बेटा तो पानी का सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब बहुत सारे ट्राइबल्स जो होते हैं बेटा वो जंगलों के आसपास रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड है वो जंगलों से और नदियों से आती है। तो वहां पे जब बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाएगी तो उन लोगों को तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उन लोगों को अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा गया है बेटा कि different people's different goals and what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। क्या समझ में आया बेटा? इससे कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर, कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब क्या है बेटा कि डैम्स, एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि एक उद्योगपति ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए जाए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके अपने प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जितने ज्यादा डैम बनाए जाएंगे बेटा उतनी ज्यादा निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी बेटा। और बाढ़ आने से क्या होगा, वहां पे जो लोकल ट्राइबल्स या लोकल पीपल्स ले रहे हैं उनको क्या होना पड़ेगा बेटा, डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री सेटअप होने से कंट्री का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो ट्राइबल्स के लिए क्या है बेटा, वो डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझो बेटा, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाली जो बेल्ट है उसमें कोल और आयरन ओर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए बेटा तो उन्होंने इन जगहों पे माइनिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। और याद रखो बेटा 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की वो इसी बेल्ट में पाई जाती है, झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो जब वहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया तो इन ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस किया गया। काफी सारे ट्राइबल छोड़ छोड़ के दिल्ली आ गए। अब आप बोलोगे कि सर सरकार उनको मुआवजा तो दे देती है, सरकार उनको मुआवजा तो दे देती है बेटा, लेकिन अपनी मातृभूमि अपनी पितृभूमि को छोड़ के जाना जहां पे उनके पूर्वजों ने इतने साल तक रूल किया है, उस जगह को छोड़ पाने का दर्द जो है वो सिर्फ वो ट्राइबल्स ही समझ सकते हैं, आप और हम नहीं समझ सकते। हालांकि सरकार उनको मुआवजा तो दे देती है, लेकिन अपने घर को छोड़ के जाना जहां पे उनके पूर्वज बसा करते थे, जहां पे उनका ट्रेडिशन था, जहां पे उनका कल्चर था, वो उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो इंडस्ट्री सेटअप होने से कंट्री की इकोनॉमी तो ग्रो हुई बेटा, लेकिन वो ट्राइबल्स के लिए डिस्ट्रक्शन लेके आई। इसीलिए हम क्या समझे, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अनदर एस्पेक्ट। समझ में आया नहीं आया बेटा कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट लेके आता है जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट लेके आए। हो सकता है इससे किसी दूसरे को क्या हो जाएगा बेटा, नुकसान हो जाएगा। हाँ या ना बेटा, समझ में आया नहीं आया बात बेटा? बिल्कुल सही है। अब एक इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या देखता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखो अगर आपने टेबल 1.1 को समझा होगा बेटा तो आपने देखा होगा कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना डेवलपमेंटल गोल था। ठीक है, हर कोई ये चाह रहा था बेटा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए बेटा इनकम, देखिए इनकम क्या होती है बेटा, मनी।
और मनी जो होती है बेटा वो होती है मटेरियल थिंग्स। वो कैसी चीज होती है बेटा? वो होती है बेटा मटेरियल थिंग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके लिए मटेरियल थिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉन मटेरियल थिंग्स। क्या होती है सर ये नॉन मटेरियल थिंग्स? देखिए, कुछ इंडिविजुअल इनकम के अलावा कुछ और चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप ऐसे समझिए बेटा कि एक कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, जिस कंपनी के अंदर मुझे सैलरी 1 लाख मिल रही है, लेकिन बार बार मैनेजर मुझे मेरा धमकी देता है कि आपने अगर सही से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या वहां पे मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या वहां पे आसपास के लोग जो है, मेरे कलीग जो है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मेरे साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो 1 लाख रुपए मिलने के बावजूद भी मैं उस कंपनी के अंदर काम करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए इनकम से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट मायने रखती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जहां पे मुझे 50,000 रुपए महीने का मिल रहा है, लेकिन वहां पे मुझे बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, मेरे को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, मेरा मैनेजर भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, और जो मेरे कलीग्स हैं वो भी बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं, तो क्या ऐसी जगह पे मैं काम करना पसंद करूंगा क्या? हाँ। तो इनकम के अलावा ये वो अदर क्राइटेरिया है बेटा जिनको एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी जॉब को या अपने नौकरी को ढूंढते वक्त क्या करता है बेटा? ढूंढता है। यानी कि कुछ लोगों के लिए मटेरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के लिए, और कुछ लोगों के लिए इनकम से अलावा कुछ अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जिन्हें हम नॉन मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम वगैरह ये सब एक इंपॉर्टेंट गोल्स है बेटा, और कुछ कुछ केसेस में बेटा कुछ एक इंडिविजुअल्स के लिए इनकम से ज्यादा मायने रखती है बेटा क्या चीजें? नॉन मटेरियल थिंग्स। और हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नॉन मटेरियल थिंग्स ज्यादा मायने नहीं रखती है, उनके लिए ज्यादा मायने क्या रखता है बेटा? उनके लिए ज्यादा मायने रखती है क्या चीजें बेटा? इनकम। क्लियर बेटा? समझिए, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, इट्स वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स। जाहिर सी बात है, मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी में, क्योंकि सारी चीजें उसी से ही आएगी। लेकिन जिंदगी जो है बेटा वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है बेटा, जिंदगी जो है नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये बात समझना बेटा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी जो है वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बेटा, वो नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। अगर आपको किसी दूर जगह पे अगर एक जॉब मिलती है, तो आप उस जॉब को लेने से पहले उसमें काफी सारे फैक्टर्स को देखोगे इनकम के अलावा, जैसे कि वहां पे आपकी फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस कंपनी में वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, और वहां पे सीखने की अपॉर्चुनिटी कितनी है। एक अनदर केस लेते हैं बेटा, जिस जॉब के अंदर आपको भले पैसा कम मिल रहा है, लेकिन वहां पे आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। और एक अनदर जॉब लेते हैं बेटा जो आपको हाई पे तो कर रही है, लेकिन वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और वहां पे आप अपने परिवार को कोई समय नहीं दे पाते हो। तो इसमें आप कौन सी नौकरी को चूज करोगे बेटा? आप इस वाली नौकरी को चूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल थिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको बताया गया है? नॉन मटेरियल थिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाई पे मिलने के बाद भी आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और आप अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। इससे क्या होगा बेटा? एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह सब पड़ेगा, और आप घर पे जो वाइफ है बेटा वो भी चिक चिक करेगी। समझ पा रहे हो ना बेटा? तो जब जब एक इंडिविजुअल एक डेवलपमेंट के लिए कोई गोल देखता है बेटा, तो वो मिक्स ऑफ गोल्स की तलाश में रहता है। क्या लाइन समझे बेटा हम? सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल डेवलपमेंट को चाहता है अपना डेवलपमेंट, तो सिर्फ वो मटेरियल थिंग्स पे फोकस नहीं करता है, वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी फोकस करता है, कि मिक्स ऑफ गोल्स की तलाश में रहता है, कि जहां पे उसे इनकम भी बढ़िया मिल जाए, साथ के साथ जॉब सिक्योरिटी भी हो, फ्रीडम भी हो, वो अपने परिवार को भी समय दे पाए। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. ये सही माना जाता है कि अगर वुमेन कोई काम कर रही है बेटा, तो सोसाइटी में और हाउस होल्ड में उसका सम्मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater exception of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. इसलिए सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि महिलाएं भी खुल तरीके से, सही तरीके से काम कर सके और अपने आप को सिक्योर फील कर पाए। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. इसी बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं, जो हमने चीजें पढ़ी, कि एक इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम पे ही फोकस नहीं करता है, वो इनकम के अलावा अदर नॉन मटेरियल थिंग्स को भी ध्यान में रखता है बेटा, जो कि उसके इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए क्या होती है बेटा? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेशनल डेवलपमेंट। अब वो क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम एक नेशन को डेवलप्ड कहेंगे? नेशनल डेवलपमेंट।
कि नेशन को आप किन क्राइटेरिया के आधार पर डेवलप्ड कहोगे। देखिए हम अभी पढ़ के आए बेटा कि इंडिविजुअल के हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स होते हैं और नेशन के डेवलपमेंट को लेकर सबके लिए आइडियोलॉजी भी क्या क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। मतलब मैं आप ही से पूछता हूं बेटा कि आपके हिसाब से एक नेशन डेवलप्ड कब कहलाएगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा जहां पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, कुछ बच्चे बोलेंगे करप्शन कम होना चाहिए, कुछ बोलेंगे रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, कुछ बोलेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए बेटा नेशन के डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री कैसी होनी चाहिए, इस सब डेवलप्ड कंट्री कैसी होनी चाहिए, इस सबको लेकर सब आदमी की आइडियोलॉजीज अलग अलग होती है और कभी कभार इन आइडियोलॉजीज में हमें कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। मेरे लिए एक डेवलप्ड नेशन का मतलब अलग है, आपके लिए वो डेवलप्ड नेशन का मतलब अलग हो सकता है। तो कभी कभार इन दोनों आइडियोलॉजीज में क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो सर वो क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हमें कंट्री को कंपेयर करें दूसरी कंट्री से। However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? Nation development means thinking about these questions. और जो सबके अलग अलग विचार हैं वो जाहिर सी बात है सही सही विचार हैं, लेकिन जो सबके अलग अलग विचार हैं वो क्या सिर्फ एक नेशन के लिए सोचे जा रहे हैं या एक सिंगल ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए सोचे जा रहे हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि नेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया होता है, करोड़ पॉपुलेशन के बारे में बात करी जाती है और इंडिया की पॉपुलेशन भी तो 140 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी कंट्री को आप डेवलप किस आधार पर कहोगे, वो क्या क्राइटेरिया रहता है, वो क्या बेसिस रहता है जिसके आधार पर आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हो, वो हमें समझना पड़ेगा एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को छोड़ के। तो वही नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से किन क्लासिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करते हैं और वो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है जिसमें हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं। क्लियर बेटा, समझो इसको। क्लियर है बेटा, चलिए। सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखिए when we compare different things they could have similarities as well as differences। जब हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं या किसी भी चीज को हम कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर कुछ समानांतर सिमिलरिटीज होती है और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को किन आधार पर या किन क्राइटेरिया पे कंपेयर करते हैं। देखिए हर एक बच्चे की हाइट अलग होती है, हेल्थ अलग होती है, टैलेंट अलग होते हैं और इंटरेस्ट अलग होते हैं। जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट होता है जरूरी नहीं है वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है जरूरी नहीं है वो सबसे क्या हो बेटा, फ्रेंडली हो। तो हम किस आधार पर बेटा एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो क्राइटेरिया किसके आधार पर डिपेंड करता है बेटा, कि हम किस आधार पर कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन का आधार क्या है, कंपैरिजन का पर्पस क्या है, उस हिसाब से हम क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे। We use different criterion to choose a sports team, a debate team। अब अगर हमें एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो जाहिर सी बात है इसमें इंटेलिजेंट होने का क्या काम है, आपको उस बंदे को ध्यान में रखना है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो। अगर आपको एक डिबेट टीम बनानी है तो जाहिर सी बात है आपको उसमें ऐसे स्टूडेंट्स को शामिल करना पड़ेगा जो लॉजिकल बातें करते हो, है ना, जो अगेंस्ट ऑफ फेवर में बोलना जानते हो। आपको अगर एक म्यूजिक टीम बनानी है तो जाहिर सी बात है आपको इसमें किसी हेल्दी आदमी की जरूरत नहीं है, आपको उस आदमी को इस टीम में शामिल करना पड़ेगा बेटा इसको म्यूजिक का अच्छा ज्ञान हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो उस कंपैरिजन का पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से आप क्या करते हो बेटा, क्राइटेरिया को डिसाइड करते हो। स्टिल इट फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। फिर भी हम पूरे ऑल ओवर क्लास में ऑल राउंड को यानी कि ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों को कंपेयर करते हैं। देखिए यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीस कैरेक्टरिस्टिक्स।
हम एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा और उसके आधार पर हम बच्चों को कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। बेसिकली जो स्टूडेंट को बीच में कंपैरिजन किया जाता है वो मार्क्स के आधार पर, फ्रेंडलीनेस के आधार पर, कॉपरेशन के स्पिरिट को लेकर और क्रिएटिविटी को लेकर कंपैरिजन किया जाता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। उसी तरीके से जिस आधार पर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं एक ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, उसी तरीके से हमें कंट्री को भी जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा लिया जाता है बेटा, इनकम का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट लिया जाता है। वो कंट्री जिनकी इनकम ज्यादा है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाती है बेटा, और वो कंट्री जिनकी इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है बेटा। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी एक आदमी को चाहिए वो ज्यादा इनकम से वो खरीद सकता है बेटा। जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी सुधार सकता है, जिसकी इनकम कम होगी उसके पास बेसिक फैसिलिटीज भी कम होगी। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो है कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का, लेकिन अब बच्चे बोलेंगे क्या सर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इनकम ही है क्या, और कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स नहीं है क्या? तो वो हम अभी थोड़ी देर में आगे समझते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? इनकम क्या होती है कंट्री की? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्या माना जाता है कि जो कंट्री की इनकम है वो कौन सी इनकम है? जो कंट्री के अंदर जो रेजिडेंट्स है वो सारी के सारी कंट्री जो इनकम कमा रहे हैं उसे ही हम टोटल इनकम बोलते हैं। और जब हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को, किसको बेटा, जो कंट्री की टोटल इनकम है उसको हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? हमारे पास आ जाती है बेटा एवरेज इनकम। क्या आ जाती है बेटा? एवरेज इनकम। यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब एक व्यक्ति सालाना कितने रुपए कमाता है, और इस एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? पर कैपिटा इनकम के नाम से ही जानते हैं। तो जब हम दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं बेटा, तो टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। देखिए बेटा, टोटल इनकम भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन वही अकेला काफी नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो वहां पे इनकम भी क्या होगी बेटा? अलग अलग आएगी। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं बेटा? हम कंपेयर करते हैं कंट्री को किस आधार पर बेटा? एवरेज इनकम के आधार पर। और एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं बेटा? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। और एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। हालांकि ये बात ध्यान रखना है बेटा कि एवरेज इनकम एक अकेला सिंगल क्राइटेरिया नहीं है कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का, क्योंकि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है बेटा, तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम एक सक्सेसफुल मेजर नहीं कह सकते बेटा इस एवरेज इनकम को। लेकिन फिर भी इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर द कंट्रीज विद इन द नेशन। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्रीज बढ़िया होगी। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है या इससे ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक डाटा दे रहा है तो डॉलर में देगा, यानी कि किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली बेटा? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और इसे ही एवरेज इनकम कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति साल में कितना पैसा कमाता है। तो अगर एक व्यक्ति साल में $49,300 या से ज्यादा कमा रहा है, तो वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाएगी बेटा? हाई इनकम और रिच कंट्रीज कहलाएगी। और वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $2,500 या से भी कम है, तो वो कंट्री पुअर कंट्रीज है। कौन सी कंट्री कहलाएगी बेटा? लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। तो अब सवाल ये निकल के आता है कि सर इंडिया किस कैटेगरी में आती है? इंडिया आती है बेटा लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, यानी कि पुअर भी नहीं है लेकिन पुअर के नजदीक आसपास है, लेकिन पूरी तरीके से अमीर भी नहीं है, क्योंकि रिच कंट्री तो किसे कहोगे जिसकी कितनी पर कैपिटा इनकम? $49,300 पर एनम। और इंडिया की कितनी है बेटा? इंडिया की है $6,700 पर एनम, यानी कि इंडिया में हर एक इंडिविजुअल पर्सन $6,700 सालाना कमाता है। इसलिए इंडिया किस कैटेगरी में आएगा बेटा? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आएगा। The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. और जो अमीर कंट्रीज है, यानी कि जिसकी पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम से भी ज्यादा है, इन कंट्रीज को रिच कंट्रीज की कैटेगरी में हम डालते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया बेटा आप लोगों को? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? हाँ या ना? क्लियर हो गई क्या बेटा? ठीक है। लेकिन एवरेज इनकम भी जो है बेटा वो अपने आप में कंपैरिजन का क्राइटेरिया तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ डिस्पैरिटीज छुपी हुई है, इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। कैसे? देखिए बेटा, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अब इसकी पॉपुलेशन भी 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां की इसकी पॉपुलेशन भी 5 है और इसकी भी पॉपुलेशन क्या है बेटा? 5 है। अब देखिए बेटा, इन सबको टोटल करो तो ये टोटल इनकम आ गई, और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज इनकम कितनी आ रही है बेटा? 10,000। और इसकी भी एवरेज इनकम कितनी आ रही है? 10,000। तो अगर हम एवरेज इनकम के आधार पर कंपेयर करें
तो कंट्री ए और कंट्री बी की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 है, तो ये दोनों कंट्री सेम क्राइटेरिया पे आने चाहिए। लेकिन इंटरनल सिचुएशन जब हम देख रहे हैं बेटा, तो इंटरनल सिचुएशन में क्या पता चल रहा है कि कंट्री ए के अंदर जो एवरेज इनकम है वो लगभग सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, और कंट्री बी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस है वो एक बाहुबली किस्म के आदमी के पास है। यानी कि कंट्री बी में देखिए बेटा 48,000 रुपए साल के तो ये अकेला कमा रहा है, बाकी जो 4 पॉपुलेशन है तो सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं साल के, और कंट्री ए जो है उसमें सभी लोग, पांचों के पांचों लोग लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनकम। तो एवरेज इनकम भले ही दोनों की सेम है, लेकिन कंट्री कौन सी बढ़िया है बेटा? कंट्री है ए बढ़िया। लेकिन सर एवरेज इनकम तो दोनों के सही आ रही है, तो दोनों सेम क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं बेटा कि एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए यूजफुल तो है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्पैरिटीज छुपी हुई होती है, क्योंकि कंट्री ए के अंदर बेटा सभी लोग लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आ रहे हैं, लेकिन कंट्री बी के अंदर एक बाहुबली किस्म का आदमी है जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करके बैठा है, सारा पैसा यही कमा रहा है, बाकी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरेज इनकम इज नॉट द है ना परफेक्ट सिस्टम टू कंपेयर द कंट्रीज, टू कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है जिसके आधार पर हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से क्या कर पाए बेटा? कंपेयर कर पाए। तो वो क्या अदर क्राइटेरियाज होते हैं सर जिसके आधार पर हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से बेहतर है या नहीं है? ये समझ में आया बेटा? कंट्री ए की भी एवरेज इनकम 10,000 है, कंट्री बी की भी 10,000 है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा? इनकम लगातार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लगभग, और कंट्री बी में सारी की सारी इनकम कौन लेके बैठा है बेटा? ये 5th नंबर का बंदा लेके बैठा हुआ है। तो बाकी चारों को तो रिसोर्सेज पूरे नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं एवरेज इनकम के अंदर भी कुछ कमियां छुपी हुई है बेटा। वो कमियां ये छुपी हुई है कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का नहीं होता है। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का, लेकिन सिर्फ यही अकेला एट्रीब्यूट काफी नहीं है बेटा एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपैरिजन का, और भी अदर क्राइटेरियाज होने चाहिए। समझ में आई या नहीं आई बात बेटा आप सभी को? हाँ या ना? क्लियर है बेटा? आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा? आज समझ में आया बेटा? इतना काफी है। चलिए आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है बेटा? रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाना है। एक लेक्चर, सेकंड लेक्चर और लगेगा इसका बेटा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे? इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।